हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पंचायती राज का प्रारंभ एवं इतिहास। पाठ पहला है परिचय। पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन करने के साथ साथ वित्तीय और राजनीतिक अधिकारी पंचायतों को सौंप दिए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये बुक है आदित्य पटेल सर की और इसके पूरे चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे। लगभग 21 चैप्टर हैं। चलिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसमें शक्तियों का हस्तांतरण ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर करना होता है। भारत जैसे विकासशील देश में इसकी जनसंख्या में लगभग 70% आबादी ग्रामीण है के लिए स्थानीय स्वशासन एक महत्वपूर्ण कदम है। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि ने ग्राम स्वराज का समर्थन किया था। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की ऐसी जिम्मेदारियों को केवल केंद्रीय सत्ता के हाथों में न रखकर उन्हें स्थानीय स्तरों को देना है। इसका उद्देश्य आम लोगों की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना है तथा उन्हें अपने अधिकारों व शासन व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का मूल आधार नागरिक होते हैं। नागरिकों को शासन व्यवस्था की प्रक्रिया में शामिल करना व सत्ता को उच्च स्तर से स्थानीय स्तर की ओर हस्तांतरित करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत बलवंतराव मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। पंचायत का अर्थ है पंचायत संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से बना है। इसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह होता है। प्रारंभिक इतिहास। भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामीण व्यवस्था और पंचायतों का प्रशासन रहा है। वैदिक काल से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में पंचायती राज का क्रमिक विकास हुआ है। प्राचीन काल में वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल सभा व समिति द्वारा सभा का प्रमुख जिसमें ग्रामीणी कहलाता था। ऋग्वेद में स्थानीय स्वशासन इकाइयों के रूप में सभा और समितियां और विधत का उल्लेख मिलता है। सभा सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए निर्मित यह एक स्थानीय संस्था थी जिसमें स्त्रियों को भी प्रवेश मिलता था। जबकि समिति यह वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए निर्मित एक केंद्रीय प्रशासकीय संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहते थे। विदत यह ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था थी जो शासकीय कार्यों का संचालन करती थी। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन विषय निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। उत्तर वैदिक काल। सभा व समितियों द्वारा इस काल में ये प्रशासनिक के साथ न्यायिक कार्य भी देखते थे। महायोग
भारत के दो महान महाकाव्यों के काल को इंगित करता है, रामायण और महाभारत। रामायण के अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा की मंत्री परिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु स्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम से ऊपर 10, 20, 100, 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थीं। ग्रामिक सभा का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। बिंद अधिपति 10 ग्राम अध्यक्ष और शतग्राम पति क्रमशः 20, 100, 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्रित करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। नेक्स्ट है मौर्यकाल। मौर्यकाल वस्तुतः मौर्यकाल में प्रबल केंद्रीकृत व्यवस्था लागू थी, जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ राजा में नहीं थीं, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्धि परिषद व ग्राम सभा कार्यालय का उल्लेख है, जिसमें क्रमशः प्रशासनिक व आर्थिक कार्य जैसे जनगणना लेखा जोखा का हिसाब किया जाता था। नेक्स्ट पेज है मौर्यकाल। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप विकेंद्रीकृत था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देशी विदेशी शासकों का आधिपत्य था। इंडो ग्रीक शासकों ने साकल एवं तक्षशिला में तथा कुषाण वंश के शासकों ने पेशावर व मथुरा में अपने राज्य स्थापित किए थे। नेक्स्ट है गुप्तकाल। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो करों की वसूली, बाजार नियंत्रण, व्यापार का प्रबंधन, चारागाह, वन तथा जलाशयों की व्यवस्था करती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में उल्लिखित ग्राम सभा के प्रमुख अधिकारी निम्न थे। महंतर पंचायत के सदस्य थे। अष्टकुलाधिकारी भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी थे। ग्राम का मुखिया कहलाता था। कुटुंब अर्थात परिवार का सदस्य हुआ करते थे। दक्षिण भारतीय राज्य। इन राज्यों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा पांड्य पल्लव काल में विकसित हुई थी तथा चोल काल में इसका पूर्ण विकास हो चुका था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश द्वारा बनाई गई ग्रामीण स्वस्तकारी व्यवस्था नवीन पंचायती राज व्यवस्था का आधार प्रतीत होती है। प्राचीन इतिहास में देखते हैं। सबसे पहले जो है यह 3 भागों में बटा था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन काल में वैदिक काल, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, इसके बाद मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र दर्शन में वर्णन मिलता है।
और गुप्त काल में राज्य के आर्थिक कार्यों के लिए ग्राम सभा का गठन किया गया। फिर इसके बाद चोल राजवंश में स्वायत्तशासी ग्रामीण व्यवस्था की शुरुआत हुई। सन 1935 का अधिनियम पंचायत को पूर्णतः राज्य सूची में शामिल किया गया। अब है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सल्तनत कालीन जब चल रहा था उस समय इस काल में स्थानीय स्वशासन का कोई विकास नहीं हुआ। इसके बाद मुगल काल चला जिसमें ग्रामीण प्रशासन की जिम्मेदारी जागीरदारों को सौंप दी गई। इसके बाद आया मराठा कालीन। इसमें शिवाजी के समय अष्टप्रधान के माध्यम से स्वशासन चलाया गया। और इसके बाद सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत सन 1687 में भारत की पहली नगरपालिका का गठन मद्रास में हुआ। इसके बाद सन 1793 में का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक घोषित किया गया। इसके बाद सन 1842 में पहला नगर पालिका अधिनियम बना और इसके बाद 1864 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पंचायतों को कुछ शक्तियां व अधिकार प्रदान किए गए। सन 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए विकासात्मक एवं वित्तीय अधिकार दिए गए। नोट: समय 1919 के अधिपत्र मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में पंचायतों को हस्तांतरण विषय में रख दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित स्वायत्तशासी ग्रामीण व्यवस्था का प्रारंभ चोल राजवंश द्वारा ही हुआ था। विशेषताएं: चोल साम्राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार के गांव होते थे। सामान्य गांव, ब्रह्मदेव गांव, ब्रह्मा को अनुदान में दिए गए, एवं देव गांव, ग्राम मंदिरों के अनुदान में दिए गए गांव कहलाते थे। ग्रामीण स्तर पर प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। वे ग्राम सभाएं 3 प्रकार की होती थी, जिसमें उर सभा, महासभा। सभा महासभा में 3 सदस्य होते थे, जिसका निर्वाचन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं थी। गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए, 35 से 70 वर्ष की आयु में हो, कम से कम 1/4 बैली यानी 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, स्वयं का भवन हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। ग्राम सभाओं की जानकारी परांतक द्वितीय के उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है। किसकी? ग्राम सभाओं की। ऐसी योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति के नाम अलग अलग ताड़पत्रों में लिखकर उन्हें बड़े पात्र में डाल दिया जाता था। तत्पश्चात उसे अच्छी तरह मिलाकर एक अबोध बालक द्वारा, जो कुछ नहीं जानता था बालक, उसके द्वारा 30 सदस्यों को चुना जाता था। इस प्रकार निर्वाचित किए गए 30 व्यक्ति विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करते थे। सदस्यों का कार्यकाल 3 प्रकार का होता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। कई ग्राम मिलकर कुर्रम कहे जाते थे। संपूर्ण जिला नाडु कहा जाता था। ग्राम सभाओं का आयोजन यथासमय किया जाता था। प्रत्येक ग्राम की अपनी सभा होती थी, जिस पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होता था। इस काल में स्वतंत्र ग्रामीण स्वशासन की स्थापना हुई।
मध्यकालीन भारत। सल्तनतकालीन व्यवस्था। सल्तनतकालीन तुर्क सरदारों का प्रमुख उद्देश्य धन की प्राप्ति व अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, अतः उन्होंने ग्रामीण स्वशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया। सल्तनत काल में प्रांतों का विभाजन सिख में तथा सिख का विभाजन परगना यानी जिला में किया गया था तथा सबसे आखिर में गांव आता था। ग्राम में वंशानुगत अधिकारी होते थे जिन्हें खुद मुकद्दम व चौधरी कहा जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर में ग्रामीण स्वशासन से संबंधित अधिकारी के पद वंशानुगत होते थे। उन्हें स्वशासी संबंधी अधिकार प्राप्त होते थे। विजयनगर में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आयकर व्यवस्था थी। आयकर व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन 12 अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। इनमें से प्रमुख अधिकारी निरुक्तिर सिंचाई का विकास करने वाला और महानायकाचार्य यह जो है केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी होता था आदि थे। जबकि मुगल काल से संबंधित हैं। मुगल शासकों का क्षेत्र विस्तृत व विशाल होने के कारण उन्होंने राजस्व एकत्रित करने व ग्रामों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित किया। इस काल में जागीरदारी प्रणाली ने ग्रामीणों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गांव का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम या पटवारी होते थे। मुकद्दम गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था जो वेतन नहीं लेता था। मुकद्दम का प्रमुख कार्य गांव में शांति व्यवस्थित व सुव्यवस्थित स्थापित करना, भू राजस्व वसूल करना तथा न्याय करना होता था, जबकि पटवारी भू राजस्व से संबंधित लेखा जोखा रखता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में पंचायतें। ब्रिटिश शासन के दौरान एक एकीकृत व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके कारण भारत में ग्रामीणों का शोषण बढ़ता गया। ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापार करना था तथा अधिक से अधिक लाभ कमाना था। आधुनिक भारत। ब्रिटिश सरकार के प्रयास विकासक्रम 1687 में 16 सितंबर 1687 को क्राउन की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गठित करने का सुझाव दिया, जो 1688 में अस्तित्व में आया। भारत की पहली नगरपालिका मद्रास 1887 में स्थापित की गई। 1793 में संवैधानिक रूप से मद्रास कलकत्ता बम्बई में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1842 में पहला नगरपालिका अधिनियम केवल बंगाल के लिए बनाया गया। 1850 में संशोधित नगर पालिका अधिनियम इच्छानुसार किसी भी नगर में लागू किया जा सकता था। 14 दिसंबर 1870 में लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए काउंसिल में प्रस्ताव रखा। यह इस प्रकार का पहला प्रस्ताव था, किंतु यह प्रस्ताव पंचायतों की स्थापना नहीं करवा सका। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। 18 मई
1982 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्वायत्त शासन से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही भारतीय स्वायत्त शासन की शुरुआत मानी जाती थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन सत्ता व शासन को केंद्र के बजाय स्थानीय लोगों को सौंपना कहलाती है। इसका उद्देश्य आम लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रावधान, इस प्रावधान को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें पहला बिंदु था, प्रत्येक प्रांत अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रस्ताव को अमल में लाएगा। तहसील को इकाई बनाया जाएगा। तीसरा बिंदु था जिसमें संपूर्ण देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत तथा प्रत्येक दशा में सरकारी दस्तावेजों सदस्यों के तथा कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगा। स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय अर्जित करने का साधन दिए गए थे। सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति केवल कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित रखी गई थी। लॉर्ड कैजन ने बाद में इसे प्रभावहीन कर दिया। इस काल में भारत सचिव विस्काउंट ने कहा कि विकेंद्रीकरण से सरकार व लोगों के बीच खाई बढ़ गई है और 1907 में उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स हॉबहाउस थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1909 में सौंपी। इसके बाद 14 फरवरी 1916 में महात्मा गांधी ने मद्रास में पहली बार ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना की मांग की। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी, जिसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया था। प्रांतीय विषयों को पुनः आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय में बांटा गया था। 1919 में मॉन्टेग्यू भारत सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है पंचायतों को प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसका शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करते थे। 1925 तक 8 प्रांतों में ग्राम अधिनियम पारित हो गए थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 में पंचायतों को प्रांतीय विधायिका सूची में सम्मिलित कर दिया गया। 1937 में प्रांतों में जब सरकार बनी तभी प्रांतों में पंचायतों को जनप्रतिनिधियों की संस्था बनाया गया। 1939 में प्रांतीय सरकारों कांग्रेस द्वारा इस्तीफा देने के बाद 1939 में से लेकर 1946 तक ग्राम पंचायत का शासन गवर्नर के हाथों में ही रहा। स्वतंत्रता के बाद कैबिनेट मिशन द्वारा भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 15 अगस्त 1947 के बाद महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया गया।
श्रीमन्नारायण ने सर्वप्रथम गांधीवादी विचारों को संविधान में रखा। संतानम ने 22 नवंबर 1948 को पंचायती राज का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। इस सभा ने भारत की जनता को सभी शक्तियों का स्रोत माना और उपयुक्त प्रयासों से भारत के संविधान को भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायत और गठन से संबंधित प्रावधान बनाए गए। पहली लोकसभा में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालयों की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष श्री S.K. डे थे। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का श्रेय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। जनता का सहयोग प्राप्त न होने व देश में व्याप्त अशिक्षा के कारण यह कार्यक्रम असफल हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए 26 जनवरी 1997 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1997 को सौंपी और भारत के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की मांग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्थानीय स्वशासन स्थानीय जनता के द्वारा स्वशासन करना। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य आम लोगों की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा उन्हें अपने विचारों व शासन व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक बनाना है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है लॉर्ड रिपन को। 18 मई 1882 को लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की नींव किस काल में पड़ी थी? उत्तर है मौर्य काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में वैदिक में ग्रामीण प्रशासन के लिए ग्राम वृद्धि परिषद का उल्लेख है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन समिति का अभिप्राय है ग्रामीण कार्यों से। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति द्वारा प्रशासन का संचालन किया गया जाता था। वैदिक काल में राजनीतिक कार्यों को निम्न किस समिति द्वारा संचालित किया जाता था? उत्तर है समिति द्वारा। वैदिक काल में राजनीतिक कार्यों को समिति द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसकी प्रक्रिया में राजा भी भाग लेते थे। नेक्स्ट है किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषताएं स्वतंत्रता का विकास थी? उत्तर है चोल। प्राचीन काल में एक सुव्यवस्थित स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोल साम्राज्य में देखी मिलती है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित स्वरूप किस वंश से प्राप्त हुआ था? उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आशय शक्तियों का हस्तांतरण ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर करना होता है। नेक्स्ट है शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर है 1907 में। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन 1907 में
किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष चार्ल्स हॉबहाउस थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गांधीवादी विचारों को संविधान सभा के सम्मुख किसने रखा था? उत्तर है श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए यह प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयूर ने स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को किसने प्रभावित कर दिया? उत्तर है लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड कैजन ने स्थानीय स्वशासन को प्रभावित कर दिया। इसके बाद भारतीय सचिव विस्काउंट ने कहा कि विकेंद्रीकरण से सरकार और लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, संतानम के द्वारा पंचायती राज का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख कब रखा गया था? उत्तर है, इसी प्रस्ताव को संविधान में ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट है, समुदाय विकास कार्यक्रम के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? उत्तर है USA यानी अमेरिका से। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जो जनता का सहयोग न पाने व अशिक्षा के कारण असफल हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है? उत्तर है, ये वाले सही हैं जबकि ये वाला गलत है। 1935 में पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया गया, ये सही है। सभी प्रांतों से जन प्रतिनिधि की संस्था बनाई गई, ये भी सही है। और इसमें सही नहीं है जो इसमें पूछा गया है, पंचायतों को 12 प्रांतीय सरकार में स्थानांतरित किया गया, ये वाला सही नहीं है। सन 1935 के अधिनियम के द्वारा पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित किया गया, जबकि 1919 के अधिनियम द्वारा पंचायतों को प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायत का अर्थ है। उत्तर है 5 व्यक्तियों का समूह। पंचायत संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का एक समूह होता है। इतनी थी पूरा चैप्टर ये पहला। अब नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।